तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जितने भी मेरे प्यारे और भाई बहन का अभी तक अगर आप केमिस्ट्री 10th का स्टार्ट नहीं किए हैं तो ये वीडियो से आप बहुत ही कम समय में आप 10th का केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ में आप मैथ्स का भी आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है जब एक से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे बोला गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन यानी H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बनाते हैं जी, H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं, H2O। तो एक हाइड्रोजन एक अपना पदार्थ हो गया और एक अपना ऑक्सीजन पदार्थ हो गया। जब दोनों में आपस में परस्पर अभिक्रिया किए हैं तो इनसे जो नया पदार्थ बनता है, इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं जी, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो आप बोल सकते हैं जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2 प्लस O2 मिल करके H2O बनाते हैं, वैसे ही आप CO2 कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अगर हम बात करें तो सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है। तो एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया। चलिए अगला है अपना टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। जब रासायनिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के कारण रासायनिक पदार्थ में आपको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करेंगे और उनसे जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और साथ आपको हम बताए थे कि जैसे अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके H2O बनाता है, वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके H2O बनाता है, वैसे ही अपना सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके NaCl बनाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, तो जो पहला परिवर्तन होगा क्या क्या हो सकता है, रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन होगा। आपसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन क्या है, तो आप बताइएगा। एक नंबर में आप बोल सकते हैं कि रंगों में परिवर्तन होता है। रंगों में परिवर्तन होता है। आप दूसरा नंबर बोल सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। और अगर आपसे पूछे, एक तो आपका रंग में परिवर्तन हो गया, दूसरा आपका अवस्था में परिवर्तन हो गया, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। तापमान में परिवर्तन।
और आपसे पूछे तो एक और आप बोल सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसमें से गैसों का उत्सर्जन होगा। क्या होगा? गैसों का उत्सर्जन। क्या होगा बाबू? गैसों का उत्सर्जन। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन क्या क्या होते हैं, तो आप बोलिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन क्या होंगे? तो रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है आपको, अवस्था में परिवर्तन देखने को आपको मिल सकता है, तापमान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है और गैस का उत्सर्जन देखने को मिल सकता है। वैसे ही अगर आपसे पूछ दे, इसमें कोई आपको दिक्कत है, एग्जाम में आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन कौन होते हैं, तो आप बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन निम्न है। क्या बोलिएगा? कि रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। ऐसे ही पूछ दे कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? तो जब भी दैनिक जीवन की बात आएगी, दैनिक जीवन में पूछेगा तो दैनिक जीवन में आप क्या बता सकते हैं? तो दैनिक जीवन में जब भी पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, खाना का पचना। ये क्या है भाई? दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो? तो लोहे पर जंग लगना। लोहा आप देखे हो और लोहा के ऊपर जो जंग लगता है, ये भी क्या है? हमारे दैनिक जीवन में होने वाला अभिक्रिया है। सांस हम लेते हैं, श्वसन। श्वसन भी एक प्रकार का क्या है जी? दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो आपसे जैसे पूछेगा आप इनमें से कुछ कुछ आप लिख सकते हो। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में बोल सकते हो भोजन का पचना। भोजन भोजन का पचना। भोजन का पचना आप क्या बोल सकते हो बाबू? श्वसन। श्वसन जो क्रिया होती है हमारे में, वो भी दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना। और आप क्या बोल सकते हो बाबू? लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। आप देखते होंगे कि नया जो हमारे घर पे लोहा खरीद के आता है और उसको हम खुली अवस्था खुली वायुमंडल में रखते हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और आर्द्रता से अभिक्रिया करके वो क्या हो जाता है जी? संक्षारित हो जाता है। ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना। बोलने के लिए बोल सकते हो दही का जमना या दही का बनना। क्या बोल सकते हो? दही बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो दहन की क्रिया। ये सभी क्या है जी? तो दही का बनना। याद रहेगा, एग्जाम में आ जाएगा कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया बताइए, तो आप बोलिए कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। एक नंबर में बोलिएगा भोजन का पचना, दो नंबर में श्वसन, तीन नंबर में लोहे पर जंग लगना और चार नंबर में दही का बनना। ओके, किसी को कोई दिक्कत? आगे अगर हम बात कर ले कि आगे क्या है, तो आगे आपका है कि जो आपसे बोला गया है कि यहाँ पे आप देखिए है कि अभिकारक और उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया होने में ना दो चीजों की आवश्यकता होती है। वो दो चीज क्या होता है जी? अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे उनको क्या बोलेंगे? अभिकारक। और इनके फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो ध्यान से देखिए H2 + O2 मिल के बनाएगा H2O। क्या बनाएगा? H2O। तो आपका जो ये H2 + O2 है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है।
तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? अभिकारक। अभिकारक। और इनके फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बाबू? तो इनको हम बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं इनको हम बोलते हैं उत्पाद। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बोल सकते हो Na+Cl मिलके बनाता है NaCl। तो आपको पता है कि Na+Cl जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो आपको पता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिकारक के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई आपसे पूछेगा कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो आप बोलिएगा कि ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। और ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में जिसका निर्माण होता है या रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेता है उसको अभिकारक बोलेंगे। और इस अभिकारक के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। जैसे H2+O2 ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और इन दोनों से क्या बन रहा है? तो नया पदार्थ अपना HO2 बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ऐसे ही अगर हम बात कर लें तो Na+Cl ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इनको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बन रहा है, जो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो अभिकारक के कारण हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। ठीक है बाबू, सबको बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, और कहीं पे आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। अब बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है? समझने वाली बात है। बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पाद को प्रतीक तथा सूत्र द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी बोला जा रहा था आपसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा था? H2O। तो जो हाइड्रोजन बोल रहा है ये शब्द में बोल रहा है, ऑक्सीजन जो बोल रहा है शब्द में बोल रहा है, और जो अपना जल बोल रहा है ये भी शब्द में बोल रहा है। तो हाइड्रोजन को हम लोग H से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं और जल को H2O से दर्शाते हैं। तो इन्हीं को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पाद को प्रतीक और सूत्र के द्वारा निरूपित करने को ही हम क्या बोलते हैं जी? निरूपित मतलब दर्शाने को ही हम क्या बोलते हैं जी? रासायनिक समीकरण। यानी जो ये H2+O2, तो हाइड्रोजन को हम कैसे दर्शा रहे हैं? H2 से। ये इसका क्या है? हाइड्रोजन का प्रतीक है। और सूत्र है यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रतीक O है और इसको हम दर्शा रहे हैं O2 से, तो इसका सूत्र हो गया। और H2+O2 मिलके क्या बना रहा है? H2O बना रहा है, मतलब जल बना रहा है। और जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे बाबू? तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। मतलब कहने का मतलब है कि अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक और सूत्र के द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है बाबू? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आपका आ जाता है ढांचा रासायनिक समीकरण। यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद को संतुलित नहीं किया जाता है तो उसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। अगर आप रासायनिक समीकरण को
उसके अभिकारक और उत्पाद को संतुलित नहीं करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं जी, ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार का, आपको किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। चलिए, जैसे अगर बात कर ले, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल के बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए दो, लेकिन यहाँ पे कितना है भाई? एक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? ढांचा रासायनिक समीकरण कहेंगे। जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा उसी रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलेंगे? ढांचा रासायनिक समीकरण। इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण आप लोगों को समझ में आया कि जिस रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को संतुलित नहीं किया जाएगा उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब एग्जाम में यहाँ से आ सकता है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो सेम इसका हम विपरीत बात करेंगे भाई। संतुलित रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों का मतलब है अभिकारक तथा उत्पाद, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के अगर तौर पे हम लोग बात कर लें, सबको दिखाई पड़ रहा है मैग्नीशियम, ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। अब देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, क्या ये जो समीकरण है ये क्या संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। मैग्नीशियम की परमाणुओं की संख्या एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम की परमाणुओं की संख्या एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, तो ये क्या हो गया? असंतुलित हो गया। आइए इसको हम लोग संतुलित करते हैं। ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम प्लस H2 दो है तो 2HCl, 2HCl जैसे किए, दो अपना हाइड्रोजन हो गया और दो अपना क्लोरीन हो गया। यहाँ पे अगर बात कर ले तो MgCl2 प्लस H2। अब अगर बात करें मैग्नीशियम एगो, हाइड्रोजन दो गो, क्लोरीन भी क्या गो? दो गो, और क्लोरीन भी दो गो। तो ये अपना हो गया बाबू, ये अपना हो गया संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण। और जो ऊपर वाला अपना है ये हो गया अपना, जो ऊपर वाला है बाबू ये वाला, ये अपना हो गया असंतुलित असंतुलित रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है बाबू, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बढ़िया से चीजें समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद की हम बात करते हैं कि क्या है।
इसके बाद। चलिए आगे बढ़े, क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? देखिए, आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आप जब भी क्लास देखें तो साथ में कॉपी कलम लेकर के बैठें और मेरे साथ साथ आप लिखते चलें। आपको अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, हम यहाँ से साइड में हट जाएंगे कुछ देर के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बाबू, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अगर आपको ये जो पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे 810 28 19 26 9 इस पे आप बाबू क्या कर सकते हो, तो इस पे आप मैसेज कर सकते हो। तो ये जो भी आपको पीडीएफ दिखाई पड़ रहा है ये पीडीएफ आपके पास भेज दिए जाएंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए, लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि क्लास टाइम में ही चीजें आपको याद हो जाए और क्लास टाइम में ही आप अपना कॉपी पे शॉर्ट नोट्स बना लें। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इससे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो अभी तो हम लोग सभी चैप्टर को कंसेप्ट खत्म करेंगे, फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बाबू कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बोला कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इस कारण से ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं जी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप बोल सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार न तो किसी पदार्थ का निर्माण किया न तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। इस कारण से ही हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला अपने पास है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर प्रकार की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला अपना है संयोजन अभिक्रिया, फिर है वियोजन अभिक्रिया, फिर है अपना विस्थापन अभिक्रिया और फिर है अपना द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करें तो उसे हम संयोजन कहते हैं। वियोजन क्या होता है भाई, तो वियोजन जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थ में विखंडित हो जाए या टूट जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, जब प्रबल विस्थापन, ध्यान से देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, विस्थापन अभिक्रिया। और अपना लास्ट वाला है द्विविस्थापन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे जो आपका पहला है वो है संयोजन अभिक्रिया। हम बात करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो अभी हम आपको बताए हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है बाबू, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर यानी संयोग कर कर एक कल यानी एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, संयोजन। आप इसको ये भी बोल सकते हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं जी, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात कर लें तो सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन आपस में संयोग करके क्या बनाता है बाबू, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, संयोजन। सोडियम और क्लोरीन आपस में परस्पर
अभिक्रिया करके एक नए एकल उत्पाद का निर्माण किया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? संयोजन। कहने का मतलब है कि कोई ए पदार्थ बी से अभिक्रिया करता है और ये ए बी उत्पाद बनाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई? संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयोजन बोलेंगे। संयोजन के बाद होता है वियोजन। क्या होता है? वियोजन। हम आपको बताए हैं कि वियोजन क्या होता है। वियोजन क्या होता है भाई? वह अभिक्रिया जिसमें अव्ययी तत्व छोटे छोटे सरल यौगिक में विभाजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत धारा द्वारा संपन्न होता है। इसका डिफिनेशन और भी आप बोल सकते हो भाई। क्या बोल सकते हो? कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थ में वियोजित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं जी? वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, तो ए बी कोई एक तत्व है, ये अभिक्रिया किया और ए और बी में वियोजित हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा। तो जब एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में वियोजित हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया किसके द्वारा होता है? ऊष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और विद्युत धारा के द्वारा। ठीक है। अगला है वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलिएगा वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊष्मीय वियोजन, मतलब वैसा वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा वियोजित होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजित ऊर्जा। और जो विद्युत के द्वारा वियोजित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन। आइए एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं। ऊष्मीय वियोजन क्या है? तो जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर हो, जब कोई पदार्थ ऊष्मा देने के बाद वियोजित हो, टूटे, तो उसे हम क्या बोलते हैं जी? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे आप KClO3, KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट में अगर आप ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा अगर आप देते हैं, तो पोटेशियम क्लोरेट जो है वो टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। इसमें ऑक्सीजन में किसके कारण? तो ये जो अपना KClO3 है, जब इसमें हम ऊष्मा दिए हैं, तो KCl प्लस O2 में टूट गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक ऐसे ही अब बात करिए, तो विद्युत वियोजन क्या है? तो सिंपल है भाई, विद्युत वियोजन क्या हो जाएगा? विद्युत वियोजन में हो जाएगा जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जैसे आप बात करिए NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जब हम विद्युत धारा, विद्युत सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी NaCl को, सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक, और साधारण नमक को पानी में घोले हैं और उसमें हम क्या कर दिए? विद्युत धारा का प्रवाह कर दिए, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये वियोजित हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन में, सोडियम और क्लोरीन में। और सोडियम जो है, क्लोरीन जो है वो गैस बन के हवा में उड़ जाएगा। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कराने पर वियोजित होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे ही हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, बाय बाय।